Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. I'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। खरीदोगे उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे, फिर उस 50 को घटा के 18 पर, ये जश्न मनाने की बात है, पर जश्न होना चाहिए। Aren't you misleading the entire nation? के 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। अमेरिका और भारत ने अंतरिम ट्रेड डील की औपचारिक घोषणा कर दी है। दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा की थी और इसके साथ ही भारत के खिलाफ 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। उस समय इस ट्रेड डील के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब संयुक्त बयान जारी होने के बाद कई चीजों में स्पष्टता आई है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह डील भारतीय निर्यातकों, खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खोलेगी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूसी फेडरेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। बंद नहीं किया है, बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। इसके अलावा अगले 10 साल में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका ने कहा कि भारत से आने वाले उत्पादों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ में कटौती होगी। इस कटौती से भारतीय सामान पर टैरिफ की दर 18% रह जाएगी। 25% टैरिफ को हटाने का फैसला 7 फरवरी यानी आज से वॉशिंगटन के समय अनुसार रात 12:01 से शुरू होगा। कुछ ही देर में इस पर भी चीज सामने आ जाएगी। आज डिबेट इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत और अमेरिका की ये जो डील हुई है, इसमें विपक्ष का क्या कहना है। सरकार कैसे इसमें देशहित की बात कर रही है और विपक्ष किस तरीके से निशाना साध रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, यह बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। यह अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। तो देखिए, ये कितनी बड़ी गद्दारी और धोखेबाजी मोदी जी की सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के साथ की है। और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार और उनके सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे थे कि कृषि क्षेत्र के लिए अमेरिका के लिए बाजार नहीं खोला गया है, कृषि बाजार सुरक्षित है। लेकिन आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, दोनों देशों की सहमति का जो बयान आया है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फल से लेकर और सोयाबीन तेल से लेकर और इस देश के अंदर ज्वार से लेकर तमाम चीजें
और उसमें लिखा हुआ अन्य कृषि उत्पाद, मतलब तमाम चीजों के लिए हिंदुस्तान का बाजार खोल दिया गया है। यानी अब देश का वो किसान जो अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करता है, वो देश का किसान जो अमेरिका के किसान से कैसे प्रतियोगिता करेगा समझ के बाहर है, क्योंकि वहां तो करोड़ों की सब्सिडी मिलती है किसानों की। व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। क्योंकि नहीं तो 50% हमें देना पड़ रहा था, अब 18 पे आ जाएंगे, तो हमारी काफी टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। ज्यादा फायदा हमारी जेमस्टोन्स और फार्मा को हो सकता है, क्योंकि उनमें कहा जा रहा है कि उनमें 18% से करके 0% तक आ सकती है ड्यूटी। तो खासकर जेमस्टोन्स और फार्मा को बहुत फायदा हो सकता है इस डील से। हमारे देश की जो राजनीति है वो 2-3 अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स पे चलती है। अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इन सब चीज़ों को आप अलग हटा दीजिए। वोट किस पर मिलता है इस चीज़ को समझिए। एक तो जातिगत राजनीति होती है, उस जाति में हिंदू अलग, मुसलमान अलग, और उनमें फिर जातियां, फिर इस तरीके से ये सारी चीज़ जातियों पर राजनीति होती है। दूसरा है कि किसानों की बात हम कर रहे हैं। जब किसानों की बात हो रही है तो उसमें सारी जातियां, सारे धर्म सब समाहित, जो किसान है वो इंक्लूडेड है। फिर युवाओं की बात होती है, जो भी युवा है किसी भी जाति धर्म से हो वो उसमें आ जाता है। महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं में जितनी भी महिलाएं हैं, जिस वर्ग से हैं, जिस जाति से हैं, जिस धर्म से, वो सब महिलाओं के सेगमेंट में चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमें और आपको वोट बैंक के लिहाज से 2-3 सेगमेंट में उन्होंने बांट रखा है। पहले वो जाति और धर्म वाला हिस्सा आ गया, फिर महिला आ गए, फिर युवा आ गए, फिर किसान आ गए, फिर उद्योग आ गए, फिर उसके बाद एमएसएमई आ गया। इस तरीके से अलग अलग नौकरी पेशा लोग आ गए, मध्यम वर्ग आ गया। इस तरीके से अलग अलग उन्होंने कैटेगराइज कर लिया है। अब चंक में वोट मिले, इसकी पूरी गुंजाइश होती है, कोशिश की जाती है। जब वो वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके बाद जातियों में चले गए, फिर जातियों में भी और नीचे वर्गों में चले। इस तरीके से पूरा ये वोट बैंक का ताना बाना हमारे राजनेता बुनते हैं। तो ये जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है, इसमें सत्ता पक्ष अपनी तरह से बात कह रहा है, विपक्ष अपनी तरह से बात कर रहा है। बड़ी बात यह कह रहा है कि किसानों को लूट लिया, किसानों का बहुत अहित होगा, आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यह हमने विपक्ष की बात सुनी। अब सरकार की तरफ से इस पर क्या दलील दी जा रही है, और सरकार का भी कौन सा व्यक्ति? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो देश में बता रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ नहीं है यह पूरी ट्रेड डील। उनका कहना है कि उन्हें किसानों के हितों की चिंता है, यानी सरकार को चिंता है, और विपक्ष सिर्फ देश की जनता को गुमराह कर रहा है। सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा है। कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य
कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है, कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। तो ये किसानों की बात हो गई। अब अगले हिस्से पे आइए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उससे अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर लगने वाला, यानी जो माल हम हिंदुस्तान से अमेरिका भेजते हैं उस पर 50% का टैरिफ था, जिसे घटाकर अमेरिका की ओर से 18% कर दिया गया। यानी 100 रुपए की चीज जो 150 रुपए में मिलती थी, अब वो वहां पर 118 रुपए में बेच सकेंगे हमारे देश के व्यापारी। जो हमारे सभी पड़ोसी देशों और दूसरे देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ से कम है। यानी अमेरिका ने बाकी देशों पर जो अपना टैरिफ इंपोज किया है, भारत उससे कहीं ज्यादा नीचे आकर के खड़ा हो गया है। अंतर है, यानी भारतीय सामान अमेरिका के बाजार में सस्ता दिखेगा। इस लिहाज से आने वाले दिनों में हमारे एक्सपोर्टर्स को, यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। यह कहना है पीयूष गोयल का। साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता, इसमें ऐसा कोई कदम नहीं है जो देश के किसानों के या देश के हितों के खिलाफ हो। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मिल, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च,
इसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में, इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आशीष के पांडे जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही लोगों का। आशीष जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल हमारे देश में उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आम लोगों के मन में सवाल है कि अमेरिका के साथ में जिस तरीके की ट्रेड डील हुई है उससे हमारे देश का जो व्यापार है, किसान है, उसको बड़े पैमाने पर नुकसान होने जा रहा है। आज नहीं तो कल अमेरिका इस तरीके की स्थितियां पैदा कर देगा। तो ऐसे में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आपने भी सुना होगा, कहां तक वो सपोर्ट करता है भारत को और कितना अगेंस्ट जाता है विपक्ष के? जहां तक इस ट्रेड डील की बात है, ये ट्रेड डील भारत के लिए और अमेरिका दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इस ट्रेड डील ने जहां पे भारत सरकार को जो प्राथमिक कृषि के क्षेत्र थे, जैसे अभी पीयूष गोयल को भी हम सुन रहे थे, तो उन्होंने भी यही बताया कि उस प्राथमिक कृषि क्षेत्र को इन्होंने काफी अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो किसानों के लिए ऐसा कोई चिंता करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। जो विपक्ष के अपने राजनीतिक कारण होते हैं, सत्ता पक्ष के अपने राजनीतिक कारण होते हैं किसी चीज को सपोर्ट करने के और उसको अपोज करने के, लेकिन अगर एक न्यूट्रल तरीके से देखें, एक अर्थशास्त्र के तरीके से देखें, तो ये एक अच्छी डील है। इस डील का स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका और भारत रिश्तों के एक नए आयाम को गढ़ रहे हैं इस ट्रेड डील के जरिए, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने पिछले 10-12 साल में जिन देशों के साथ में अपने रिश्तों को प्रगाढ़ किया है, या रशिया जैसा जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट नेशन रहा है, फ्रेंड रहा है, उसके साथ में इस तरीके की डील, और वो भी जब राष्ट्रपति हवाई जहाज में सवार हैं अमेरिका के और कह दे रहे हैं कि नहीं, भारत ने कह दिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा, तो इसका क्या इंपैक्ट जाता है रशिया पर, हमारे देश पर, अमेरिका पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया? देखिए, जो भी स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं वो एक अच्छी तरह जान गए हैं कि जो ट्रम्प हैं वो क्या करते हैं, पानी में एक पत्थर फेंकते हैं, रिपल बनता है, रिपल किधर एडजस्ट होता है, जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं ऊंट किधर करवट लेगा, उसके बाद पासा फेंकते हैं। बहुत ही स्मार्ट बंदे हैं और इसीलिए एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से भी आते हैं वो, और काफी उनका अपना एक दबदबा रहा है वहां की इंडस्ट्रीज में भी, और वो बड़े समझदार हैं। और भारत का देखिए, मैं बता दूं कि भारत के साथ जो भी उनकी डील रही है, जब से टैरिफ लगा है तब से लेके भारत और अमेरिका के बीच में जो मैंने जितने भी इंडिकेटर्स देखे हैं, एक्सेप्ट जो FII जिसको बोलते हैं, वो केवल $22 मिलियन का भारत से बाहर गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो इस पॉपुलेशन पे काम करता है कि लोग डरते हैं कि क्या हो सकता है भविष्य में। रुपया कुछ डाउन गया इसलिए क्योंकि लोगों को ये डर था कि शायद अभी टैरिफ में क्या होगा, इसलिए बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर्स उसको अपने घर में रखे हुए थे। लेकिन उसके अलावा आप एक भी इकोनॉमिक पैरामीटर नहीं देखे जहां भारत डाउन गया होगा। हाँ, जिसमें पिछली बार भी आपके साथ वार्ता में बताया था कि 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत का, जो कि 2015 में तो 2 लाख करोड़ था, मतलब 7 गुना लगभग ज्यादा। तो ये सब इसी टैरिफ के दौरान हुए हैं। और देखिए, बड़े मजे की बात है कि जब ये टैरिफ चल रहा था, तो मैं जब से टैरिफ लगा है उस समय से मैं बार बार कह रहा था कि भारत की दोस्ती एक नेसेसिटी कहिए, नेचुरल में भारत की और अमेरिका की दोस्ती को कभी नहीं बदलता। नेचुरल दोस्ती हमारी रसिया के साथ है, नेचुरल दोस्ती हमारी जापान के साथ भी है, जो कि हमारे बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। नेचुरल दोस्ती हमारी कुछ और देशों, लेकिन अमेरिका का हमारा ट्रांजेक्शनल दोस्ती है। और ये दोस्ती आप देखेंगे तो जब जॉर्ज बुश थे तब 2005 में जब हमने 1-2-3 एग्रीमेंट किया था, वो दुनिया के सारे नियम को ताक पे रख के किया गया था। भारत को एक लेवरेज दिया गया था। इसी तरह से अगर हम देखें तो रसिया के साथ मैं बता दूं आपको कि ट्रायंगल बातचीत हो रही है, पुतिन साहब की भी और मोदी साहब की भी, और तीनों लोग जानते हैं कि क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रसिया को हार्म नहीं करेंगे ट्रंप, ये मैं बता रहा हूं, अपना एक थ्योरी है।
वो रसिया को हार नहीं करेंगे। आप सोचिए कि किस तरह से ऐसा मीडिया में चलता था कि रसिया काफी हेल्प किया ट्रंप को आने में, अपने इंटेलिजेंस तक का भी यूज किया। तो ट्रंप की और पुतिन की बहुत अच्छी दोस्ती है। और ऑयल की बात करें, मैं बता दूं कि अभी पिछले महीने का ऑयल इंपोर्ट जो भारत कर रहा है रसिया से $1.2 मिलियन कर रहा है, जनवरी की बात कर रहा हूं। और 22 से लेके अब तक भारत का जो ट्रेड जो ऑयल इंपोर्ट रहा है 1 से लेके 1.8 मिलियन बैरल तक का रहा है। और यहाँ पे जनवरी में क्या था, जबकि इतना सैंक्शन लग गया उनकी कंपनियों पर, उसके बाद भारत को धमकी भी दी गई, 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया एक्स्ट्रा, उसके बाद भी 1.2 था। तो भारत जो है, और ये अच्छी तरह पुतिन को भी पता है कि भारत निगोशिएट करेगा, भारत हमसे तेल अगर नहीं लेगा तो किसी और से लेगा, लेकिन वो अपने रेट के हिसाब से लेगा जहां उसको सस्ता मिलेगा। तो रिलेशन एकदम बिल्कुल बता दिया गया है मोदी की तरफ से कि हमारा और आपका रिलेशन वही है जो भाईचारे का बिल्कुल है, वो कभी नहीं होगा। जो हमारा 2022 से पहले था कि हम आपसे 1% भी तेल नहीं खरीदते थे, आज तो हम बहुत सारे परसेंटेज में आपसे तेल खरीदते हैं। तो वो चीजें हम अमेरिका के साथ बार्गेन करेंगे, और बार्गेनिंग का परिणाम यह है कि देखिए भारत के पास अभी 2-3 महीने के अंदर कम से कम 50 से 60 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट मिल गया है। और वो मार्केट ऐसे हैं जो बहुत ही रिच मार्केट है, जहां पे कि भारतीय दवाइयां बिक रही हैं, भारत जो लेबर इंसेंटिव चीजें बिक रही हैं। तो सब मिला जुला के 2-3 लेवरेज और मैं देख रहा हूं कि भारत को अब दुनिया में बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी मिली है। जिस तरह से बैक टू बैक यूरोप से और अमेरिका से टैरिफ का समझौता हुआ है, और जिस तरह से स्ट्रेटेजिक एरेना में भारत को सबसे ज्यादा लेवरेज दिया गया है वियतनाम के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट, इवन कनाडा जो 34-35% टैरिफ पर है, और पाकिस्तान का तो मुझे आज पता नहीं क्यों सोचना पड़ रहा है कि ये देश पिछले 25 साल भी पहले अमेरिका को नहीं समझ पाया, 30 साल पहले, और आज भी नहीं समझ पाया। इस बार तो चाइना और पाकिस्तान जो अक्साई चीन और पीओके को भारत के नक्शे में क्लियरली दिखाया अमेरिका ने। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दुनिया को जाता है कि ये चीज जो है अब हम भारत के साथ हैं, इस पर चाइना को बताया गया है। और दूसरी चीज और एक है कि इसके साथ साथ मैं बता दूं, अंदर जो बातें हुई होंगी ट्रेड डील के अलावा, अंदर जो बातें हुई होंगी ये बिल्कुल सीक्रेट होगा। मैं हो सकता हूं गलत हूं, लेकिन फैक्ट है कि इसमें बांग्लादेश में हम कैसे डील करेंगे, अमेरिका के साथ बात हुई होगी। हम इस पर जो चिकन नीक के साथ कैसे डील होगा, उसकी सुरक्षा कैसे, उसकी भी बात हुई होगी। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान को कैसे डील करेंगे, इसकी भी बात हुई होगी। डील केवल हमको दिखता है कि ये है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी शर्तें जो है एक दूसरे जब प्रीमियम बैठते हैं तो सारे करते हैं। तो भारत की जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो एक स्ट्रेटेजिक और जो फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिकल जो डील रही है इसमें बहुत ही अच्छी रही है। इसीलिए बड़े हमारे गुप्ता जी, मैं आता हूं आपके पास। इस चर्चा को हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आशीष पांडे जी के पास चलते हैं। आशीष पांडे जी, एक चीज और तमाम लोगों के जहन में है, वो लगातार ये है कि अभी जो हमारा बजट आया है उसको हमने देखा है कि किस तरीके से, मतलब 700 बिलियन के आसपास हम दुनिया भर में अपनी जो ट्रेड है वो करते हैं। अब यहां पर ये लिखा अगर आता है कि 500 अरब डॉलर का कारोबार भारत अमेरिका के साथ में करेगा, तो ये 80-85-90% तक हमारा पूरे बजट का जो हिस्सा है, जो फॉरेन ट्रेड है, वो क्या हम अमेरिका के साथ ही करेंगे? एक ये भी सवाल लगातार लोगों के जहन में आ रहा है। ये सवाल बड़ा वाजिब है, मैं इस पे बात करना भी चाह रहा था। अच्छा वो आपने ये सवाल पूछा है। अगर आप देखेंगे कि भारत का जो अभी अमेरिका के साथ जिस तरीके से ट्रेड है वो उसका कम से कम 10 गुना बैठता है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये एक दिन में खरीदने वाली चीज नहीं है। इसके लिए 10 साल का टाइम भारत सरकार को दिया गया है, और इस बारे में अभी काफी सारी डिटेल्स आनी बाकी है। अभी जो हम जिस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका सिर्फ एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। असली ट्रेड डील जो है वो आने में अभी 1-2 महीने और लग सकता है, या हो सकता है कि अगले महीने ही आ जाए, अभी उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये जो है इसके अंदर भारत की कई सारी चिंताएं भी होंगी, कई सारी समस्याएं भी होंगी इसके साथ, जो कि सभी बात कर रहे हैं और बात करना भी चाहिए इसमें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि भारत की जिस तरीके से सुरक्षा चिंताएं तेजी से बढ़ी हैं, तो भारत इस पूरे मैटर को इस तरीके से यूज कर सकता है कि कल भारत अमेरिका से जाकर के हथियार खरीदे, भारत अमेरिका के साथ जाकर के कोई बड़ी सी डिफेंस की डील कर रहा है, भारत उनके साथ रिसर्च और एनालिसिस के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, भारत काफ़ी सारी मशीनरी खरीद रहा है। अभी आपने देखा कि भारत ने एक इंडस्ट्रियल गुड्स पे भी टैरिफ घटाने की बातें करी हैं। तो वो एक ऐसा सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे कि ये विन विन डील हो, और ये डील करने वालों ने काफ़ी सोचा होगा इसके बारे में भी। तो
अभी एक लंबा समय है हमारे पास जिसमें कि इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, और उसके साथ साथ हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है कि हम कहाँ पे जाकर के क्या उनके साथ खरीदने वाले हैं, क्या उनके साथ डील करने वाले हैं। तो अभी हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले समय में हमारी कुछ जो हैवी मशीनरी है या जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकती हैं भारत और अमेरिका के बीच में। अच्छा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आपने जो बात कही कि ये जो 500 अरब डॉलर का कारोबार होगा या अगले 10 साल का टारगेट है, तो उस बीच में आज हम 26 में हैं, 27, 28, 29, 2029 में लोकसभा चुनाव हो रहा होगा। तो अभी से अगर हम 3 साल आगे का देखें तो करीबन 150 या 200 अरब डॉलर के आसपास का कारोबार पहुंच जाना चाहिए। एक हिस्सा यह हुआ। दूसरा, हमारी इंटरनल ग्रोथ भी होगी अगले 3 साल में, जिस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को अंदर बढ़ाने, निर्माण कार्य चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या ये मान लें कि ये पूरा जो आंकड़ों की बाजीगरी है, अच्छा अमेरिका को भी यही चीजें दिखानी है, ट्रंप को भी इस तरीके की चीजें अपने देश में दिखानी है, तो जो चीजें होंगी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बाजीगरी कागजों पर होगी। क्या हम ये बात कहें? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा इस बारे में। और आपको बस इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये ऐसी डील उन्होंने सिर्फ भारत के साथ नहीं करी है, जापान के साथ, मलेशिया के साथ और कई अन्य देशों के साथ जो उन्होंने ट्रेड टैरिफ के समझौते किए हैं, उसके अंदर इस तरीके की ऑब्लिगेशंस डाली है कि आप अमेरिका से इतना मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स आप बाई करेंगे ही करेंगे। तो इसमें भारत के लिए कुछ ज्यादा नया नहीं है, सिवाय इसके कि अमाउंट जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, डीके गुप्ता जी, जिस तरीके से भारत अमेरिका से आने वाले समय में रक्षा उपकरण खरीद सकता है, ये बात जैसे अभी आशीष जी ने भी कही और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो रक्षा का ज्यादातर सिनेरियो है वो या तो रशिया के साथ में है या यूरोप के साथ में है। अमेरिका के साथ में हमारे पहले भी ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं रहे हैं, और उसका एक उदाहरण है कि जैसे F-16 जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा तो अवाक्स रडार हमें दिया और यह कहा कि अवाक्स रडार जो है वो F-16 को पहचान लेगा। तो भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे अगर ये हमला करते हैं तो आप पहचान लीजिए, और उनके हाथ में मतलब वो हथियार दे दिया। तो इस तरीके की चालाकियां अमेरिका अक्सर करता है कि एसेसरीज किसी को बेची, मेन पार्ट किसी को बेचा, और इस तरीके से अपना वो एक धंधा चलाता है। लेकिन भारत की यहां पर जो इस समय की पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग है कि मेक इन इंडिया है। इसके अलावा आप हमें केवल आयुध बेचिए मत, अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, जिसमें यूरोप और रशिया ये दोनों ही देश हमारे साथ हमारी पॉलिसी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका उस जगह पर जाकर के कहां पे टिकेगा? और यह भी बात सही है कि अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है, वो ज्यादातर देशों को हथियार बेच करके ही कमाना चाहता है। देखिए, अगर डिफेंस स्टडीज में जाए तो आप मैं बता दूं कि अगर हम सुनते हैं, अगर जनरली सुनते हैं कि 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन रहा है, तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग रहता है कि अमेरिका ऑलरेडी 7th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट बना चुका है जो डिस्क्लोज नहीं किया है। अमेरिका हमेशा एक जनरेशन आगे रहता है। एक डिफेंस स्टडीज वालों के दिमाग में हमेशा शंका रहती है। रही बात भारत की, देखिए भारत अब वो भारत नहीं रहा जो 15-20 साल पहले हुआ करता था, जहां पे कि हम उसके, लेकिन अब भारत की एक जो बार्गेनिंग पावर है बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी लेवरेज अच्छा हो गया है। और उसके साथ साथ अब रही बात रशियन हथियार की, रशियन हथियारों का भारत में इकोसिस्टम है। जैसे उनके जो जहाज, उनके पार्ट हमारे यहाँ बनते हैं, कुछ चीजों का हमारा को प्रोडक्शन हो रहा है। अमेरिका हमेशा से साई रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, नहीं देता है। तो अमेरिका लाजमी, अगर भारत का भी अगर कोई हथियार बनेगा, खुद का इन्वेंशन करेगा, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जल्दी नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई जल्दी नहीं करता। इवन राफेल का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप चाहें तो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके एक हाइड्रोलिक पावर का भी अगर आप फार्मूला मांगेंगे ना, तो वो नहीं देंगे वो, क्योंकि वही उनका जो है ट्रेड डील है। कोका कोला वाले से फार्मूला मांगेंगे वो कभी नहीं देगा, अदरवाइज सारे घरों में कोका कोला बनने लगेगा, तो वो नहीं देंगे। लेकिन अब यहां बार्गेनिंग इस बात की होगी कि हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दीजिए। लेकिन जैसे चाइना ने जब प्रेशर हुआ अमेरिका में इंडस्ट्रियलिस्ट पर,
तो वो धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट किए, तो चाइना शिफ्ट किए तो चाइना ने उनके साथ उनको अपने यहां बसाया, फिर उनसे टेक्नोलॉजी सीखा। भारत ये कर सकता है कि भारत उनके साथ डील करे और अपने रक्षा जरूरतों के हिसाब से डील करे, और जो उनकी फैक्ट्रियां या जो उनके प्रोडक्शन हमारे देश उससे हम सीखें, हम स्पाइंग ढंग से भी सीखें और किसी भी तरह से उसको सीखें। और दूसरी बात है, भारत का जो अभी एक्सपोर्ट हुआ है वो 1,000 करोड़ से 32,000 करोड़ हो गया है। एक बहुत बड़ा एक भारत का जो एक्सपोर्ट, हाँ ठीक है छोटे इक्विपमेंट हैं, बहुत बड़े इंसास राइफल है, तो कहीं पे और आकाश भी अभी बहुत सारे देशों में जा रहा है, ध्रुव हमारा बेचा गया है बहुत जगहों पे। भारत को ब्रेक थ्रू तब मिलेगा जिस तरह से कि एक बार ब्रिटेन ने 200 साल समुद्र पर राज किया, तो जो टेलीस्कोपी क्या बोलते हैं जो समुद्र में नापते हैं उसको, उसका आविष्कार करके। तो भारत को भी आगे बढ़ना है इस दुनिया में, लेवरेज देना है अगर डिफेंस सेक्टर में कहीं पर, तो उसको अपने लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो आज के डेट में बोलते हैं कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप को हम कैफे से बढ़ा के ड्रोन पर जाएं, हमारे बच्चे ड्रोन बनाने का स्टार्टअप बनाएं, हमारे यहाँ के लोग अब जो है एयरक्राफ्ट बनाने का स्टार्टअप खोले, उनके पार्ट्स बनाने का स्टार्टअप खोले। चाइना में है कल्चर, चाइना में स्टार्टअप मतलब अगर कोई यंगस्टर जा रहा है तो ड्रोन पे स्टार्टअप खोलता है। हमारे यहाँ भी कैफे, आप जाके आइए नोएडा में, हर जगह एक अलग अलग नाम की कैफे हैं, ठीक है, हमारा लर्निंग प्रोसेस है। तो भारत को उस जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे कि वो इन्वेस्ट कर पाए हथियारों का, नए हथियारों का, तब भारत एक स्टेज आगे जाएगा। अदरवाइज अभी हमको, हाँ लेकिन एक चीज इसमें बहुत क्लियरली मैंने आज पढ़ा उसका फॉर्मेट में कि अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात होगी, अमेरिका और भारत के जो जॉइंट सेशन उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात होगी। ये अच्छी बात है क्योंकि भारत हमेशा से मांग करता रहा, और भारत इसीलिए बहुत सारे हथियार अमेरिका से नहीं लिया क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं होती। रसिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जरा तक कूल रहता है भारत के साथ, बोलता कोई बात नहीं, तो उसको भरोसा है कि भारत इसको दूसरे देश को सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन वो सहज नहीं है चाइना और पाकिस्तान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ या ईरान के साथ भी, भले आपकी बात को मैं सपोर्ट कर देता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी जैसे हाल में आप देखें AK-47 दुनिया के सबसे मशहूर गन्स में से एक है, इसका जो नया वर्जन है AK-203 ये हमारे कानपुर में रशिया की ही मदद से, मतलब उन्हीं की मदद से और पूरी तरीके से स्वदेशी निर्माण इसका किया गया है कानपुर IIT के साथ में मिलकर के। तो अब दुनिया में AK-203 जहां जहां भी सप्लाई होगी मेड इन इंडिया है। वो टेक्नोलॉजी दोनों देशों की है, दिमाग दोनों देशों का लगा है, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो ग्रोजली अब इस स्तर पे पहुंच गया है कि हमारे इंजीनियर्स उस चीज को डिफेंस सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रशिया को बता रहे हैं कि नहीं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो ये नई चीज निकल आएगी। और वो चीज जो निकल करके आ रही है, चूंकि ब्रांड है, AK ब्रांड है, तो उस लिहाज से AK-203 ये ब्रांड अब दुनिया को जाएगी और बनेगी पूरी भारत में। ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से भारत ने कमाई है, मदद रशिया की ली, एक समय से बनाते चले आ रहे थे, आज हमारे इंजीनियर्स उनको बता रहे हैं और हिंदुस्तान में बैठकर ही बता रहे हैं। आशीष जी, ये एक बड़ी चीज है कि हम डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो अपनी इकोनॉमी है, अमेरिका कुछ कहता रहे कुछ भी है, हमारे खतरे अलग तरीके के, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, हमें हाल फिलहाल इनसे ही निपटना, चाइना है, तो चाइना से निपटने के लिए हमको कुछ चाहिए होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होगा। लेकिन पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है, अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो इन देशों से निपटने में अपने स्तर पर भारत सक्षम है, अगर उनको बाहरी देशों से मदद नहीं मिलती है तो क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा अपलिफ्टमेंट है, हमारी सरकार जिस तरीके से चीजों को लेकर के चल रही है, उसमें डैमेज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा परसेप्ट किया जा रहा है? पूरी तरह से सहमत हूं। अगर देखा जाए तो भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी सारे उपाय करे हैं। भारत ने अभी कुछ दिन पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी टेंडर्स निकाले थे और उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को अलॉट भी करे हैं। भारत ने अपने दम पे हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए तेजस बनाया है। तो वो सारी चीजें चल रही हैं, आत्मनिर्भरता अपनी जगह पे है। पर जहां तक बात जब चीन से निपटने की आती है, तो हमारे पास इतना समय और इतना लेवरेज है नहीं कि हम इंतजार करें कि हमारी टेक्नोलॉजी बन करके आएगी और फिर उसके बाद हम उनके साथ सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए हमें कुछ इमीडिएट उपाय करने पड़ेंगे। और भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में एक सबसे बड़ा कारण चाइना भी है। अगर देखेंगे तो जब कोविड आया था, तो कोविड के समय में पूरी दुनिया में China+1 की नीति आई थी, जहाँ पे कि
मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने की बात आ रही थी, जहाँ पे कि जो भी दुनिया की बड़ी कंपनियों ने वहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए थे, वो उनका प्लान ये था कि वो चाइना से बाहर निकल करके एक दूसरी जगह पे भी जाएं। जब अमेरिका ने ये टैरिफ लगाए थे तो भारत को एक ऑप्शन के रूप में, जो भारत काफी तेजों से कोशिश कर रहा था कि आर्थिक मोर्चे पर कि हम चाइना +1 में आ सकते हैं और हम एक अच्छा अल्टरनेट हो सकते हैं चाइना का, उस पर काफी दिक्कतें आ रही थी और काफी कंपनियों ने हिचकना शुरू कर दिया था भारत में हायर टैरिफ के कारण से। अब जो ये डील आई है, इसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग में, विदेशी निवेश में काफी बड़ा संभावनाओं के द्वार फिर से खुल रहे हैं और फिर से भारत चाइना +1 की नीति को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में लगेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी भारत के पास आ रही है, प्रोडक्शन भारत में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में आ रहा है, तो भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर है और इसको भारत की आत्मनिर्भरता और के मामले में एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप्स की तरह देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डीके गुप्ता जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से, जिसका जिक्र अभी आपने हालांकि किया भी, जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है उसमें जो नक्शा दिखाया गया है उसमें अक्साई चीन भी दिखाया गया है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी उस पूरे नक्शे में दिखाया गया, मतलब भारत का एक्चुअल ओरिजिनल मैप दिखाया है अमेरिका ने अपनी ट्रेड डील के लिहाज से। इसमें दो चीजें हैं, एक तो यह है कि भारत को लॉलीपॉप दिखा रहा है अमेरिका कि तुम मेरे साथ आ गए हो तो देखो ये जो हिस्सा तुम्हारे पास नहीं है वो भी अब तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसने अपने और पाकिस्तान के परमाणु बम छुपा के रखे हैं जिसकी कलई ऑपरेशन सिंदूर में खुल गई। बोरान रिवर्स, मतलब जिस तरीके से बोरान डाला है ला करके हवाई जहाज से, वो किसी से अब दुनिया में छिपा तो है नहीं, अमेरिकी जहाज ही बोरान लेकर के आ रहे थे नील नदी से। तो ऐसी स्थिति में एक तो अमेरिका जो लॉलीपॉप दिखा रहा है वो मोदी को कितनी पसंद आएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि चाइना को चिढ़ाने के लिए उसने अक्साई चीन वाला हिस्सा भी इधर दिखा दिया है, तो बैठे बिठाए अमेरिका छेड़ रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है कि मतलब भारत को इधर प्लस दिखा रहा है लेकिन चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि देखो मैंने तो दिखा दिया, भारत कुछ भी करेगा तो वो अक्साई चीन के लिए करेगा, तुम कमजोर हो गए। तो जो इंडो चाइना रिलेशनशिप है वो उस पर प्रहार भी कर रहा है साथ साथ। अगर हम लोग 2020 में जाएं शेखर जी, तो 2020 में 3 बार अमेरिका ने भारत को प्रोवोक किया जब चाइना यहाँ पे लद्दाख में जब स्टैंड अप हुआ। उस पर मैंने एक इंटरनेशनल जर्नल में एक लेख भी लिखा था कि भारत कैसे लेवरेज ले सकता है। उसमें 3 बार जो है अमेरिका ने प्रोवोक किया भारत को कि मैं तुम्हारा साथ दूं क्या। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि मुझे साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले इसको डील करूंगा। देखिए, जब हम किसी समाज में या अपने स्ट्रेटेजिक एरेना में या अपने कार्य क्षेत्र में हम किसी चीज को जब अकेले सॉल्व करते हैं तो हमारी उसके अंदर जो पावर शेयर है वो बढ़ जाती है। भारत का इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पावर शेयर उसमें बढ़ा। और चाइना, मैं बता दूं, चाइना हर साल या 2 साल में एक बार कहीं न कहीं वाटर टेस्ट भारत में करता था। 2-4 किलोमीटर उसकी सेनाएं घुस जाएंगी, फिर उसके बाद वार्ताएं होंगी, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहेगा। वार्ता होने के बाद जो है उस 1-2 कदम जो आगे पीछे चला जाएगा, उसके बाद 4 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। तो भारत वो वाटर टेस्ट करता था। ऐसे बड़े देश हमेशा दूसरे देशों पड़ोसी को वाटर टेस्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान भी वाटर टेस्ट भारत को करता, कहीं आतंकवादी घटना देखने वाले। अब इनका देखते हैं क्या इंटेंसिफाइड अटैक होता है हमारे ऊपर। तो इस बार उसको माकूल जवाब मिल गया है। तो यहाँ पे जो अमेरिका दिखा रहा है वो 2 तरफ से, देखिए दुनिया में नैरेटिव चलते हैं। आप जैसे कि इजराइल को सबसे पहले सपोर्ट देने वाला मिडिल ईस्ट का ही देश था इजराइल को। इसी तरह से भारत को अगर ये जो मैप है जो डॉटेड दिखाता था अभी तक अमेरिका, अगर वो दिखा रहा है तो एक बड़ी शक्ति का एक सैद्धांतिक एक अप्रूवल भी है। एक दूसरा कॉरिडोर जो जा रहा है अंदर, मैं समझ रहा हूं कि वो मैं गलत हूं कि सही हूं, ये वो हो सकता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल अभी बनाना चाह रहे हैं उसमें 140 करोड़ जनता वाले भारत को भी शामिल करना चाहते हैं ट्रंप जी, जिसमें कि भारत को न्योता मिला है लेकिन भारत अभी उस पर कुछ बोला नहीं है। तो शायद उस पर भी एक लॉलीपॉप डाल रहे हो कि देखो भाई, मैं तुम्हारे अक्साई चीन को पीओके को तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा। यूनाइटेड नेशन छोड़ो, वहां कुछ नहीं होने वाला। आपका जो रेजोल्यूशन 47 था तो कुछ होना नहीं है, आप हमारे साथ आओ, हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन भारतीय थिंक टैंक उसको अलग ढंग से सोचेगी, डोभाल की पार्टी और जयशंकर साहब की पार्टी अलग ढंग से सोचेगी।
लेकिन भारत जो भी स्टैंड लेगा वो अपना खुद का स्टैंड लेगा, और एक्साइज चीन और जो है पीओके, वो भारत हमेशा से पार्लियामेंट करता। और मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय थिंक टैंक इस पर जरूर कहीं न कहीं काम कर रहा होगा। एक बार मेरी मुलाकात मोदी सर से हुई थी, तो उनसे बातचीत में मैंने पहले बोला कि सर कि एकदम बिल्कुल हम लोग उत्सुक है कि किस तरह से हमारा देश पीओके भारत आए। हम बृहद भारत का देखते हैं, आज हम किताबों में पढ़ते थे, रियलिटी आप ही जैसे 2-4 नेताओं से होगी देश में। हाँ, आप नहीं रहेंगे तो कभी और आप ही के इन्वेस्टर। तो ये चीजें तो हर भारतीय के जहन में है। 370 कैसे हटे, भारतीय के जहन में था, इन्होंने हटाया, तो उसमें भी कार्य अंदर अंदर चल रहा होगा। वो सेक्रेटरी की चीज है। तो लॉलीपॉप जरूर वो दे रहा है, लेकिन भारत अपने लेवरेज के हिसाब से उस पर काम करेगा, अपनी शक्ति के हिसाब से उस पर काम करेगा। और चाइना का बता दो, चाइना का जो रिलेशन भारत के साथ है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि प्रेजेंट एरा में, देखिए 60 साल पहले 50 साल पहले क्या होता है, हम एक दूसरे से मारपीट कर लेते थे। अब चाइना भी इन्वॉल्व किसी युद्ध में नहीं होना चाहता, आज तक किसी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ 67 के बाद लगभग कहें तो, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। जब इकोनॉमी आप बढ़ा लेंगे तो दुनिया के साथ ताकतवर देश बनेंगे। आज अमेरिका इसी ताकतवर इकोनॉमी है, अगर जर्मनी ब्रिटेन ये सब कभी दुनिया को राज करते थे। तो इसलिए भारत को भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते रहने के लिए स्टैंड ऑफ में नहीं पड़ना है। अभी उसको केवल फोकस करना है कि मैं कैसे जर्मनी को पीछे छोड़ूं, फिर उसके बाद मैं कैसे चाइना के आसपास आऊं। जिसकी इकोनॉमी जितना बढ़ेगी, वो सैन्य ताकत छोटी भी रहेगी, तो भी डिप्लोमेसी से और चीजों से दुनिया में आगे बढ़ेगा। अब भारत उसी राह पे सोच रहा है, तो इसमें ज्यादा वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन थैंक यू जरूर बोला जाएगा। मैं हर भारतीय को बोलना चाहिए अमेरिका को। ठीक है गुप्ता जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर MK अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक आप जी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब कि बात अभी अमेरिकी डील की आड़ में जो इंडो चाइना रिलेशन है उस पर, और साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि चाइना की जो अपनी इकोनॉमी है अभी भी वो माल डंप करने में माहिर है, वो माल को तेज बनाने में माहिर है, सस्ता बनाने में माहिर है, और सिर्फ डेली प्रोडक्ट्स ही नहीं है, वो हैवी इंडस्ट्री में उस जगह तक पहुंच चुका है जहां वो दुनिया को बड़ी बड़ी मशीनरी सप्लाई कर रहा है। भारत अभी उन चीजों के बारे में सोच रहा है, कुछ जगहों पर वो आगे बढ़ा है, लेकिन वो बहुत प्राइमरी स्टेप्स हैं। तो उस लिहाज से जितना हम सोच रहे हैं कि अमेरिका चाइना को पछाड़ने के लिए भारत की मदद कर रहा है, वहां पर चाइना भारत से कई कदम आगे खड़ा दिखाई देता है जब अमेरिका, इंडिया और चाइना का ये ट्रायंगल हम देखते हैं कारोबारी लिहाज से। शेखर जी, मुझे लगता है कि ये 2026 का वर्ष है, और प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं कि इस शताब्दी का ये दूसरा क्वार्टर प्रारंभ हो रहा है, और पहले क्वार्टर में जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी सबकी चूल्हे हिल चुकी, सबका कॉन्फिडेंस बिगड़ चुका है, वो चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। और अगर आप छोटी सी बानगी देखना चाहें तो डावोस में देख सकते हैं कि ट्रंप साहब आते हैं और पूरे यूरोप का, कनाडा का और डेवलप्ड कंट्रीज का जो है कॉन्फिडेंस बिगाड़ कर चले जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि उसके बाद सबकी दौड़ भारत की तरफ होती है या चीन की तरफ होती है। लेकिन जब भारत की तरफ होती है वो खुश नजर आते हैं, और जो चीन की तरफ जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक दबाव में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कारण क्या है? अगर यूरोप की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही तो चीन की कोई अच्छी नहीं। चीन की आंतरिक शक्तियां, मैं आर्थिक शक्तियों की बात कर रहा हूं, सामाजिक शक्तियों की बात कर रहा हूं, और उनके अपने और तमामों फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, आज उनका रियल वर्जन लोगों के सामने आना प्रारंभ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उनका समाज आज विघटित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, वहां एजिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लोग अब बच्चे नहीं पैदा कर रहे, शादी नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अलावा सरकार और जनमानस के बीच बहुत गैप आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि उनके यहां, चलिए छोड़ दीजिए इन विषयों को, ये बड़े लंबे विषय हैं, लेकिन इसके बिना कोई कंट्री नहीं चलता है। उनके यहां डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके यहां नहीं हो रहा है। फिर उनका बेसिक डिफेक्ट क्या है? उनका बेसिक डिफेक्ट आप देखेंगे, उन्होंने कैपिटलिज्म का सबसे घटिया स्वरूप अख्तियार कर लिया, और है क्या? सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी।
तो दोनों के बीच तो वैसे भी तालमेल नहीं होना। फिर शेखर जी, आप बताइएगा, आप किसी दुकान पर सामान खरीदते हैं, अगर उसने कह दिया ये चाइनीज है, क्या आप पलट के पूछते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी क्या गुणवत्ता होगी? आज चाइना की ये क्रेडिबिलिटी है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों चाइना पिटा, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है, आज के दिन वो बड़ा है, नो डाउट, उसका प्रोडक्शन बड़ा है, लेकिन भारत का जब विकास, मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं, बहुत पीछे है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी है और उनकी स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है हमको समय लगे, लेकिन हम सॉलिड उससे चल रहे हैं। हम ग्लोबल साउथ को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। आज चाइना से पूरा ग्लोबल साउथ त्रस्त नजर आ रहा है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? पड़ोस का बांग्लादेश देखिए, पड़ोस का आप देखिए श्रीलंका देखिए, पड़ोस का नेपाल देखिए, पड़ोस का भूटान देखिए, या पाकिस्तान भी त्राही त्राही कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए कब अभी चीन तक था, अब वो भाग करके वहां चला गया अमेरिका पर। अब लेकिन अमेरिका तो अमेरिका, वो किसी का अस्थाई शत्रु नहीं, अस्थाई मित्र नहीं। अब वो 1 साल तक गलबैया करते रहे, 1 साल भी नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अचानक से ये नक्शा बदल जाता है। भारत का ओरिजिनल नक्शा आ जाता है और पाकिस्तान का गलत नक्शा वो ठीक कर देते हैं। हम ना इससे प्रसन्न है ना नाराज हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल था वो है, वो रहेगा। बार बार उसको रेखांकित किया जा चुका। कहने का मतलब जो हमारी आर्थिक रणनीति है, अमेरिका उस आर्थिक रणनीति से कहीं ना कहीं ये समझ गया कि भारत अब दबाव में नहीं आएगा, और भारत के साथ बड़ी शक्तियां साथ में आती चली जा रही। तो भारत की ये अपनी एक विशेषता रही, और भारत शायद ये लगा अमेरिका कहीं ऐसा ना हो जो कभी भारत के लिए कहा जाता था भारत की बस तो छूट जाए, तो अमेरिका को लगा कि उनकी बस कहीं ना छूट जाए। और ये ट्रेड डील बहुत कंफर्टेबली हुआ है, बहुत समझदारी के साथ हुआ है, और मुझे लगता है कि ये साबित हो गया कि आज भारत किस लेवल पर बात करके कैसे अपने को, ये नहीं है कि वो कोई वन अपमैनशिप वाली बात है, लेकिन स्ट्रांगली नेगोशिएट करता है, और उसका अब चित्रण आज सामने। अग्रवाल साहब, मैं एक चीज प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहूंगा। आपकी बात से मुझे अपना वो दौर याद आ गया जब हम लोग पढ़ा करते थे, और उस समय पर एक अर्थशास्त्र के ही प्रोफेसर, लखनऊ के ही हैं, डॉक्टर संजीव सिमलाई साहब, उनका एक मुझे कोट याद आया अचानक। वो ये कहते थे कि जैसे हमारे देश में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि दुनिया का सामान हमारे देश में आएगा, हम उस चीज को परख पाएंगे, हम देख पाएंगे, और उसके बाद उस चीज को लेकर के हम अपने यहां पर विकास के नए आयाम गढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहां मैन पावर है, हमारे यहां वो तकनीक विकसित करने की भी क्षमता है जिससे दुनिया का बाजार खुल सकता है। लेकिन शायद अभी हम उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आने दो, बाहर का सामान आने दो। आया भी, लेकिन जो एक टेंडेंसी है, अब हम तीनों देशों के व्यवहारिक पक्ष पे जाते हैं। सरकार तो अपनी तरह से काम कर रही है, ट्रंप और मोदी ने डील करनी थी वो कर ली, लेकिन चाइना में लोगों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। भारत में सरकार ये लेवरेज देती है कि आप एमएसएमई लगाइए, आप अपने उद्योगों को बढ़ाइए, सरकार आपके साथ में है, हम आपको लोन देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, माल कहां बेचें ये भी बताएंगे, उसके भी एक्सपर्ट लगाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां साहब उठेगा आदमी बड़ी देर से और अपनी मस्ती में काम करेगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक है साहब, आग कल देखेंगे। उधर अमेरिका है जो अपनी तरह से विकसित है, लेकिन इस दौर में वो अपने आप को थोड़ा सा असहज पा रहा है, तो उसके जुगाड़ कर रहा है, और चूंकि वो विकसित रहा है इस लिहाज से उसको बहुत ज्यादा शेफलिंग में दिक्कत नहीं है कि ठीक है साहब अभी तक हम ये करते थे, नहीं ठीक है इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। तो ये जो कल्चरल एक स्थिति है मैन पावर की, ये कितना सपोर्ट कर पाएगी? क्योंकि अभी भले हमारे वाणिज्य मंत्री ये बता रहे हो कि हमने खेती किसानी में इन चीजों को नहीं लिया है, ये चीजें नहीं आएंगी, इसको तरफ तो अमेरिका देखेगा भी नहीं, लेकिन यहां पता लगा कि जिस फसल की उन्होंने रोकथाम की है कल को वही डेफिसिट में चली गई, और यह हुआ है पहले। शेखर जी, आपने बड़ा रिलीवेंट मुद्दा उठाया कल्चरल का, और इस कल्चरल गैप का मैं यहां क्या बताऊं, बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में यह कहूंगा कि ये कल्चर बिगाड़ा किसने? हम ही लोगों ने तो बिगाड़ा 51 में। आपने कभी सुना कि पश्चिम का हम ले आए क्या,
मार्केट और कैपिटलिज्म, और पूरब का हम सोशलिज्म ले आए। किसी दुनिया में और कहीं देखा आपने? और हम भारत का मॉडल भूल गए। तो ये तो होना ही था, लेकिन अब हम भारत के मॉडल से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम पश्चिम का मॉडल धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आप ध्यान करिए, स्वदेशी क्या है? भारत का मॉडल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? स्वदेशी मॉडल है। हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत खेती की तरफ जा रहे हैं जहां कॉस्ट कम हो, यह भारत का मॉडल है। एमएसएमई को जिसको बर्बाद किया गया, वो पश्चिम के दबाव में किया गया। आज हम एमएसएमई को लेकर के इतने उत्साहित क्यों हैं? आज अगर देखते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होती है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी नजर आ रही है? एमएसएमई सेक्टर की आ रही है। तो एमएसएमई रूरल इकोनॉमी हमारा मॉडल था। हम ये नहीं कि बड़े उद्योगों से कभी हमने दुराव किया, हम उनको भी चाहते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि बिना एमएसएमई एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के भारत की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब आएगा वो कल्चरल दौर भी वापस आ रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर, हम लोग तो बच्चों के बीच में ही रहते हैं, अब बच्चे ये सोचने लगे कि काश हमारे यहां व्यापार होता। अब खेती के तरफ अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। कई बच्चों से बात हुई, वो कहते हैं अपने पास इतनी खेती है, क्यों ना इस मॉडल का हम कुछ कर ले। ठीक है, वो धान और गेहूं नहीं करना चाहते क्योंकि वो तो वैसे ही घाटे का सौदा होता चला जा रहा है। अब वो मॉडर्न खेती जिसकी वो प्रधानमंत्री जी बार बार इंगित करते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर अपने कल्चरल मुद्दे को दुरुस्त करना होगा, वापस आना होगा, उसके बिना हमारा नहीं है। और यहीं पर चाइना अमेरिका से हम भिन्न हो जाते हैं। चाइना ने अपना कल्चर नष्ट करके अमेरिका के कल्चर को और बुरी तरह से अख्तियार कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। यूरोप ने अपना कल्चर ही नहीं रखा, उसके हाथ कोई कल्चर था ही नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताया शेखर जी, जब आप कल्चर की बात कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प आपने मुद्दा छेड़ दिया। यूरोप और अमेरिका फर्स्ट टाइम रिच हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अपने पूरे इतिहास में पिछले 200-400 साल में जो भी रहा, उससे पहली दफे अपने इतिहास में रिच बने हैं। और भारत तो सदियों से क्या सहस्त्रों वर्षों से रिच रहा है। आप अगर 1000 वर्ष 1500 वर्ष पहले जाएंगे, 2000 वर्ष पहले, तो हमारा जीडीपी में, ठीक है, तो मतलब सोने की चिड़िया के जितने जितने पर कतरे गए, जितना लूटा गया, तो अभी भी जो बचा है उसमें दोबारा खड़े होने की कोशिश है। डीके गुप्ता जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, 30 सेकंड में सिर्फ जवाब चाहूंगा कि जो बात अभी अग्रवाल साहब ने कही है, क्या हम अपने देश के लोगों को यह बता पाएंगे, जो मैसेज है वो कन्वे हो पाएगा, या ये कहीं पॉलिटिकल डिबेट में जाकर के रुक जाएगा? क्योंकि जरा सी हवा चलती है तो हमारा शेयर बाजार लुढ़क करके कहीं पहुंच जाता है रसातल में, और जरा सी हवा आती है पश्चिम से तो वो आसमान छूने को बेकरार हो जाता है। अगर यही हमारा पैरामीटर है किसी भी स्तर पे, तो फिर हमारे देश का जो गहरापन है, जो डेप्थ है, वो शायद अभी भी मिसिंग है। देखिए, अगर हम अमेरिका के अगर लोन की बात करें, दुनिया में मैसेज जाता है कि 37 बिलियन डॉलर का $1 ट्रिलियन का लोन है। उसका अगर लोन का हिस्सा देखें तो 80% उन्हीं लोगों का लोन है। और पता है वहां कल्चर कितना बढ़िया है। यूरोप का मैंने एक स्टडी कर रहा था, चाइना की स्टडी कर रहा था, तो वहां पे 80% जो लोन है 80% लोगों का है। वो शेयर मार्केट में जो लगाते हैं पैसा, मतलब अपने देश को जो विश्वास करते हैं, अपने इंडस्ट्री में जो विश्वास करते हैं, उसका परसेंटेज जो और हिस्सा था उससे ज्यादा था। तो भारत में जब तक एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, देखिए लिटरेसी भारत में खूब है, सारे कोई डॉक्टरेट है, कोई कुछ है, लेकिन लिटरेसी नहीं। एजुकेशन लेवल जब बढ़ेगा, जब देश में विश्वास बढ़ेगा, तो भारत वो चीज करेगा जो यूरोपियन कंट्रीज इन्वेंट करके की है। और वो तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी हम गिरेंगे, कभी पड़ेंगे, लेकिन हम उससे सब प्रयासों से 2-4 प्रयास हम ले जाएंगे। चलिए, वही दुनिया में हमारा जो है फॉर्चूनर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीके गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एमके अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई नई डील होती है तो सरकार अपना पक्ष रखती है, विपक्ष अपनी तरह से उस पर सवाल उठाता है, उसकी भी चिंताएं हैं, उसके साथ में भी लोगों का एक समर्थन है, लोग उसके साथ में जुड़े हैं, वो भी सवाल पूछते हैं। जवाब सरकार को ही देना होता है। सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। वो सारी चीजें देश के सामने आएंगी, दुनिया के सामने आएंगी। लेकिन जो एक बात अपने यहां हमेशा से कही गई है वो ये कि स्वमेव मृगेंद्रता, स्वयं ही शेर की तरह निर्भीक
और बलवान बनो। मेक इन इंडिया, हमारे मेक इन इंडिया का साइन भी वो सिंह ही है। तो अगर कुछ करना है तो 140 करोड़ जनता को एक साथ आगे बढ़ना होगा, तब उसका फोर्स नजर आएगा। अकेले मोदी की, अकेले ट्रंप की, अकेले किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की कोई वक्त नहीं है अगर वो अकेला ही चल रहा है। चलते चलते सिर्फ इतना कि अकेला चला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए 140 करोड़ का होना साथ में जरूरी है। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। नमस्कार। No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. I'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. संपूर्ण जनता के लिए ये एक बहुत सुखद और अनुकूल अवसर है। खरीदोगे उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे, फिर उस 50 को घटा के 18 पे, ये जश्न मनाने की बात है, पर जश्न होना चाहिए। Aren't you misleading the entire nation? उनके 72 करोड़ किसानों के पेट पर लात मारी गई है। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे।